अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आपकी क्लास 8 न्यू काउंटडाउन बुक जो है, ये जो बुक है इसका ये सवाल है एक जो क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर 4 का, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x का, मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बताऊं तो एक चीज़ जो डायरेक्ट असर करती है किसी दूसरी चीज़ के पर। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ने से दूसरी चीज़ की प्राइस पर असर पड़ता है, ठीक है? एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो पहला सवाल है उसमें ये पूछ रहा है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो फाइंड द कांस्टेंट k इफ y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6। बच्चों, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो k अलग से है ही नहीं, तो आपको इसकी मदद से एक इक्वेशन बनानी होगी, उसके अंदर k आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, लेट्स सपोज मैं ये a पार्ट कर रहा हूँ, a पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये वाला a पार्ट है, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। इसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। बच्चों ये डायरेक्टली जो प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये वाला साइन जो है ना अल्फा का, ये साइन हटाओगे, एक इज इक्वल टू लगाओगे, एक कांस्टेंट लगाओगे जिसको हम k बोलते हैं। देखो आ गया ना। अब आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये k कैसे आया मैंने बताया, इसको हटाओगे, एक इज इक्वल टू लगाओगे, एक k लगाओगे, ये हट जाएगा, इसकी जगह ये दोनों आ जाएंगे। अब y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9, तो यहाँ पे 9 रखो, k नहीं है आपके पास, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? x की वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ 6 रखो, सही है? अब आपको पता है कि एक नंबर जो एक तरफ मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाता है तो क्या करता है, डिवाइड। तो आपके पास जो इसका आंसर होगा 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, तो आपके पास जो k की वैल्यू आएगी बच्चों, k की वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों। ये पहले सवाल का आंसर है। ये जो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, ये कह रहा है गिव इक्वेशन एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x। ये कह रहा है एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें y और x हो और कुछ ना हो। अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं, जो सवाल हमने किया है यहाँ पर, ये हमने इक्वेशन बनाई थी बच्चों, इसको इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। अब वो कह रहा है, जो पार्ट बी है वो कह रहा है k नहीं होना चाहिए, y हो और x हो, k नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इस इक्वेशन को, इसमें तो k है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको लिखें और k ना लिखें, ऐसा नहीं हो सकता। k है, उसका क्या करना है, उसका हल निकालना पड़ेगा बच्चों। आपके पास ये k की वैल्यू नजर आ रही है 3/2। बस आप क्या करो, आप यहाँ पर सबसे पहले वो इक्वेशन लिखो जो इक्वेशन आपने पहले पार्ट में बनाई थी। ये y आपके पास ऐसे ही रहेगा। ये k की वैल्यू जो आपने निकाली है बच्चों, ये सवाल में नहीं दी हुई, ये आपने k की वैल्यू निकाली है। ये k की वैल्यू को आप यहाँ k की जगह पुट करोगे। देखो इस इक्वेशन में k नहीं है, y है और x है। बच्चों ये आपका जो है पार्ट बी का आंसर है। बच्चों यहाँ पर ये तीसरे पार्ट में कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन टेबल। टेबल का मतलब, कंप्लीट मतलब, ये देख रहे हो ये जगह खाली है, कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू। और यहाँ देखो ये जगह खाली है, ये कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू। पहले आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करोगे, उसमें y की वैल्यू ये होगी, ठीक है? और इक्वेशन यही होगी बच्चों, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। यानी सी पार्ट के लिए पहले आप ये इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद y की जगह 15 लिखोगे, k की जगह 3/2 लिखोगे और x मालूम करोगे। आज और करते हैं, ये देखो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, लिख दी।
y की वैल्यू 15 है टेबल के अंदर। फिर दिखाऊं टेबल, यार ये लो, ये टेबल है ना, ये 15 है y की वैल्यू, इसका x मालूम करना है। 3/2 आपके पास k है, k की वैल्यू हमने खुद निकाली तो यहाँ पे बच गया x। देखो ये 2 डिवाइड करेगा तो वहां जाके 15 के साथ क्या करेगा बताओ, मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं। और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा बताओ, डिवाइड करेगा कि नहीं, x अकेला हो जाएगा। सही है, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है, 3 5 जा 15। नीचे से सब खत्म हो गया, ऊपर क्या रह गया 5 और 2, 5 2 जा 10। तो बच्चों आपके पास जो x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 10 आ गई ना, वो इस टेबल में पुट कर दो, आपका ये टेबल मुकम्मल हो गया। बात समझ में आई। इसी तरीके से अब आपके पास ये वाला x मौजूद है, देखो x की लाइन में x मौजूद है, y की लाइन में x के नीचे मौजूद नहीं है। 14 आप x की जगह पे लोगे, देखो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। सही है, टेबल मालूम करने के लिए यही इक्वेशन को दोबारा लिखोगे बच्चों। और y आपके पास इस मर्तबा नहीं है, k आपके पास 3/2 है और ये आपके पास 14 है x टेबल के अंदर। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21। देखो नीचे कुछ भी नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 21 आंसर आएगा बच्चों। ये 21 आप इस टेबल के अंदर लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। इसका जो चौथा पार्ट है बच्चों वो है ग्राफ बनाने का। सही है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए एक आपको y के ऊपर लाइन चाहिए होती है, एक आपको x पे लाइन चाहिए होती है। ये y और x क्या होता है फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये 2 लाइनें लगा लो, आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब आप यहाँ जो है ना, ये को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, हमेशा 0 होता है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, फिर लिखो यहाँ पे आप लिख दो 6, यहाँ भी 6 लिख दो, यहाँ लिख दो 9, ठीक है, यहाँ भी 9 लिख दो, यहाँ लिख दो 12, यहाँ भी 12, यहाँ लिख दो 15, यहाँ भी 15, यहाँ लिख दो 16, यहाँ भी 16, यहाँ लिख दो 17, यहाँ भी 17, अंदाजे से लिख रहा हूँ मैं। यहाँ 18, यहाँ भी नहीं 16 17 18, यहाँ से गलत हो गया। 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आएगा 27, यहाँ पे इसके बाद 18, फिर 21, फिर 24, फिर 28। ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो देख लें। यहाँ पे तो यहाँ पे 3 है, 6 है, ठीक है, फिर 9 है, फिर कुछ भी कर लो आप, नंबरिंग का मसला नहीं है, नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। 2 2 अगर ये जो लाइन है ना नीचे वाली, हम डेटा देख लेंगे, डेटा देख लेंगे। सही है, ये आपके पास देखो 2 लाइनें हैं, x की लाइन है और कौन सी लाइन है, y की लाइन है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना 2 6 10 14 18, ये आपका इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे। सही है, इस लाइन पे आएगा। और ये जो y है ना, y 3 9 15 21 27, ये बच्चों इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे। सही है, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसके बाद आसान भी बना सकते हैं हम। सही है, ये आसान बना दें, इसी को आसान कर लेते हैं ना, आसान नहीं बनाते। ये देखो ना, इसको 2 कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। सही है, इस नंबर को मैंने बदल दिया। मैंने आपको बोला ये जो x की लाइन है ये इधर आएगी और ये y की जो लाइन है ये वर्टिकल में आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। सही है, सही है बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x पे क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3। तो ये x की लाइन है, ये 2 और ये क्या है 3। 2 के सामने और 3 के सामने एक ऐसा पॉइंट लगाओ जो बिल्कुल 3 के सामने भी हो और 2 के सामने भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3। अगला क्या है 6 और 9। तो यहाँ पर ये रहा 6 और ये रहा 9। एक ऐसा पॉइंट लगाओ जो 6 और 9 के बिल्कुल सामने हो। ये लगा दिए। सही है, ये 6 के सामने भी और 9 के सामने भी। उसके बाद क्या है हमारे पास 10 और 15। 10 ये रहा बच्चों, 15 ये रहा। एक ऐसा पॉइंट लगाओ जो 15 के बिल्कुल सामने हो, 15 के, ये लो 15 के सामने और 10 के सामने। सही है, उसके बाद ये रहा 14, ये रहा 21। 14 ये रहा बच्चों, 21 ये रहा। यहाँ से यहाँ 21 तक एक ऐसा पॉइंट लगाओ जो 21 के सामने भी हो, 21 के सामने भी हो
और 14 के सामने भी हो। फिर हमारे पास आखिरी 18 27, 18 ये रहा बच्चों, 18 ये रहा, 27 ये रहा। एक ऐसा पॉइंट लगाओ जो 18 के सामने भी हो और 27 के सामने भी हो, और फिर उन लाइनों को आपस में मिला दो, ठीक है। ये लाइन आपस में मिलनी चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये नीचे आ रहा है, आप क्या करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जगह अपने हिसाब से छोड़ी थी, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, सही है। ये देखो, ये देख लो, ये इसके सामने आना चाहिए, देखो ये बिल्कुल इसके सामने है, ठीक है, और ये इसके सामने, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं है, ये आना चाहिए, सारे पॉइंट लाइन के ऊपर आने चाहिए। आपका ग्राफ तब ठीक होगा जब सारे पॉइंट जो हैं वो लाइन के ऊपर आएंगे बच्चों, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का सवाल, जो कि आपकी ये बुक है, काउंट डाउन की बुक है, 3rd एडिशन है, 8th क्लास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।